नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका जालिम पार्ट 6। अब देवराज चौहान बंगले पर हमला बोलने पर आमादा था। देवराज चौहान की बातों से चोपड़ा को यह भी स्पष्ट हो गया था कि इस बंगले में देवराज चौहान अपने आदमियों के साथ रह रहा था। मतलब कि अब देवराज चौहान और मोना चौधरी लड़ने जा रहे थे। लेकिन क्यों? चोपड़ा अंडरवर्ल्ड के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ था कि दो खतरनाक हस्तियों में जब झगड़े की नौबत आती तो अक्सर दोनों पार्टियां किसी न किसी तरह समझौता कर लेती हैं कि खून खराबा न हो और पुलिस की तवज्जो भी उनकी तरफ न जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और नजर आ रहा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़ाई की वजह क्या थी, इस बात से चोपड़ा कोसों दूर था, अनजान था। चोपड़ा के सामने यह तो स्पष्ट हो गया था कि मामला गंभीर है, हद से ज्यादा गंभीर है। अगर फौरन कोई इंतजाम न किया गया तो पूरे खंडाला को ये लोग हिलाकर रख देंगे। लेकिन चोपड़ा को इस बात का भी एहसास था कि ऐसे खतरनाक लोगों पर काबू पा लेना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे लोग अक्सर कानून के लंबे हाथों से दूर रहते थे, जिन्हें फांस पाना बच्चों का खेल नहीं था। चोपड़ा वहां से हटा, सावधानी से पीछे हटने लगा। देवराज चौहान और उसके साथी सड़क से हटकर मुनासिब ओट में हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी चोपड़ा को खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं वे लोग उसे देख न लें, क्योंकि वह फार्म के खुले खेत में था, उस पर आसानी से नजर पड़ सकती थी। अब चोपड़ा पूरी तरह खुले खेत में पहुंचा तो तेजी से दौड़ पड़ा। उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से ज्यादा तेज न दौड़ पा रहा था। 5 मिनट लगे उसे अपनी कार तक पहुंचने में। हाफते हुए वह अपनी कार में बैठा और कार को वापस दौड़ा दिया। चोपड़ा का चेहरा, शरीर पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। गालों पर तो लाइन बनकर पसीना बह रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। कार को तेजी से दौड़ाता चोपड़ा सोच रहा था कि क्या करे। सब इंस्पेक्टर जीतराम को इस मामले की खबर करे? नहीं, इतने खतरनाक लोगों को संभालना जीतराम के बस का नहीं था। तो क्या बड़े ऑफिसरों से बात करे? नहीं, यह भी ठीक नहीं रहेगा। वे लोग घेराबंदी करके इन पर धावा बोल देंगे और इस तरह कोई फायदा नहीं होगा। ये लोग आसानी से उस घेरे को तोड़कर निकल जाएंगे। देवराज चौहान और मोना चौधरी तो हाथ में आने वाले नहीं। 2-4 दूसरे लोग हाथ आ भी गए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर चोपड़ा को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वानखेड़े से बात करे। वही इस मामले को ठीक तरह संभाल सकता था। वही फैसला कर सकता था कि इस मामले में क्या कदम उठाना है। चोपड़ा को अपनी यह सोच जची। इस सोच के बाद चोपड़ा अब जल्दी से दिल्ली हेडक्वार्टर स्थित वानखेड़े से बात करना चाहता था। चोपड़ा के मन में एक ही बेचैनी भरी पड़ी थी कि कहीं दिल्ली में वानखेड़े से बात न हो सके। वह किसी केस में व्यस्त हो और उसका पता ठिकाना किसी को मालूम न हुआ तो उस स्थिति में भारी दिक्कत आ सकती है। तब यहाँ के बड़े ऑफिसरों को ही इस बारे में खबर करनी पड़ेगी। चोपड़ा अपने घर पहुंचा। उर्मिला चौखट पर ही बैठी थी। चोपड़ा को देखते ही भड़क उठी। आ गए आप? मैं पूछती हूँ, चले कहाँ गए थे आप? आपके कहने पर मैंने आलू के पराठे बनाए, ढेर सारा अमूल मक्खन लगाया और आप भाग गए। मैं पीछे से आवाजें मारती रही और आपने ऐसा किया जैसे आपके कान ही नहीं है, सुना ही नहीं। ऐसा क्या काम पड़ गया जो आलू के पराठे छोड़कर भाग खड़े हुए? इस बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। अब तो सरकार ने भी आपको रिटायर कर दिया है, पुलिस की वर्दी वापस ले ली है, अब भी सीधे नहीं हुए तो जल्दी करो। पास आता हुआ चोपड़ा बोला, मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? उर्मिला हाथ नचाकर बोली। वो आलू के पराठे अमूल मक्खन वाले नहीं हैं। नहीं है? चोपड़ा ने मुंह बनाया। अभी तो तुम कह रही थी कि खा लिए मैंने। अब सारी उम्र यही तो चलता नहीं रहेगा कि आपके लिए बनाऊं और आपके मुंह में डालने के लिए आपका मुंह खुलने का भी इंतजार करूं। हद हो गई। सारी उम्र यही करती रही और अब बुढ़ापे में भी यही करूं? मुझसे नहीं होता यह सब। यही करना है तो किसी दूसरी को ले आइए। चोपड़ा के होठों पर मुस्कान उभरी। ले आऊं? क्या? दूसरी को? शर्म नहीं आती क्या? उर्मिला तीखे स्वर में कह उठी। अब इस उम्र में लाकर उसकी टांगे दबाओगे क्या? इतनी अकल नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? तुमने ही तो कहा था। मेरा क्या है, मैं तो बहुत कुछ कहती रहती हूँ और बातें तो आपकी समझ में ना आई
और यह बात एकदम समझ में आ गई। अपने मतलब की बात जो ठहरी। उर्मिला ने चोपड़ा पर सिर से पांव तक गौर किया। कहाँ से आ रहे हैं? अपनी हालत देखी है, पसीने में भीगे हुए हैं, भाग दौड़ की होगी। यह उम्र है आपकी भागने की? क्या हुआ है मेरी उम्र को? चोपड़ा के होठों पर मुस्कान थी। सिर के सफेद बाल भी आधे सफेद हो गए हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है मेरी उम्र को। कल को जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो तब भी कहते फिरिएगा कि अभी तो मैं जवान हूँ। उर्मिला ने उखड़े स्वर में कहा, अब तो जिंदगी के बचे 4 दिन आराम से बिता लीजिए और मुझे भी चैन से रहने दीजिए। अब इस बुढ़ापे में इतना सब्र नहीं रहा कि आपका इंतजार करती रहूं। ठीक है, आगे से मैं जब भी जाऊंगा तुम्हें साथ ले जाया करूंगा। इसका मतलब आप नहीं सुधरेंगे? यह सब बातें बाद में कर लेना उर्मिला। तुम यह बताओ कि 10-15 मिनट में आलू के कितने पराठे बना सकती हो, अमूल मक्खन लगाकर? चोपड़ा ने कहा। क्यों, अब इतनी जल्दी क्या पड़ गई? थोड़ा सा काम बाकी है, मुझे फौरन जाना है। कहते हुए चोपड़ा भीतर प्रवेश करता चला गया। पुलिस वाले रिटायर्ड भी हो जाए तो भी इनकी डंडा घुमाने की आदत नहीं जाती। उर्मिला गहरी सांस लेकर बड़बड़ा उठी। चोपड़ा ने सिगरेट सुलगाई और रिसीवर उठाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। आंखों के सामने बार बार देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे आ रहे थे। चोपड़ा सोच रहा था कि अगर आज भी उसके बदन पर एसीपी की वर्दी होती तो इन दोनों हस्तियों को पकड़कर ही रहता। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर बात हुई। वानखेड़े के बारे में पता चला कि वह किसी केस के सिलसिले में सप्ताह भर से मुंबई में है। चोपड़ा ने तुरंत मुंबई हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में चोपड़ा की अच्छी पहचान थी क्योंकि हाल ही में वह वहीं से रिटायर्ड हुआ था। करीब 4 जगह हेडक्वार्टर में फोन करने और अपना परिचय देने के बाद चोपड़ा की इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से बात हो सकी। हेलो वानखेड़े, पहचाना? चोपड़ा की आवाज में खुशी के भाव थे। अपने चोपड़ा को नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? वानखेड़े का हंसता स्वर चोपड़ा के कानों में पड़ा। अब तो तू बूढ़ा हो गया। किसने कहा तेरे से? मैं तो वैसा ही हूँ। सरकार ने कहा मुझसे, तभी तो तुझे रिटायर कर दिया गया। चोपड़ा वानखेड़े की पहुंच से बखूबी वाकिफ था। वह जानता था कि वानखेड़े ने इंस्पेक्टर का आवरण ओढ़ रखा है, जबकि हकीकत में उसका ओहदा काफी बड़ा है। इस बात को महसूस तो कई लोग करते थे, परंतु वानखेड़े की हकीकत से कभी भी वाकिफ नहीं हो सके थे। सरकार की बातों में मत जाना। चोपड़ा हंसा। कई साल हो गए हमें मिले। खंडाला आ रहे हो? अभी तो नहीं, आज शाम को वापस दिल्ली लौट रहा हूँ, लेकिन वादा रहा कि जल्दी आऊँगा। मैं तेरा रिटायरमेंट वाला चेहरा देखना चाहता हूँ। वैसा ही है जैसा पहले था, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अभी आजा, फायदे में रहेगा। तेरी भाभी आलू के पराठे बना रही है, दौड़ कर आजा। फिर कभी जल्दी आऊँगा। साला पुलिस वाला, मतलबी। मतलब होगा तो दौड़ा चलाएगा। ऐसी बात नहीं। मैं अब अपने मतलब की बात भी सुन ले, जिसके लिए तेरे को तलाश करके तेरे से बात की। कहते हुए चोपड़ा के चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी के भाव नजर आने लगे थे। क्या देवराज चौहान की फाइल अभी भी तेरे ही पास है? हाँ। वानखेड़े की आवाज में एकाएक सतर्कता सी उभर आई थी। गिरफ्तार करके जेल डाल दिया उसे? नहीं। वानखेड़े की आवाज में सतर्कता और बढ़ गई थी। मालूम है आजकल वह कहाँ है? नहीं। पराठे खाने हैं आलू वाले, अमूल मक्खन के बने हुए। चोपड़ा की आवाज में ठहराव था। देवराज चौहान कहाँ है? वानखेड़े का पैना स्वर चोपड़ा के कानों में पड़ा। खंडाला में आलू के पराठों को खाने की तैयारी में है। पक्की बात चोपड़ा? हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ। लेकिन तेरी को तो आज दिल्ली। अपना खंडाला का पता बता चोपड़ा। चोपड़ा ने अपना पता बताया। मैं अभी चल रहा हूँ। लेकिन तब तक तो आलू के पराठे खत्म। दूसरी तरफ से वानखेड़े ने रिसीवर रख दिया था। चोपड़ा ने गहरी सांस लेकर रिसीवर रखा। तभी उर्मिला आलू के पराठे ले आई। खा लीजिए, ठंडे हो जाएंगे। वानखेड़े आ रहा है। वानखेड़े भाई साहब? उर्मिला के होठों से निकला। हाँ, आज पहुंच जाएगा। उर्मिला ने गहरी निगाहों से चोपड़ा को देखा। तो आप फिर किसी काम में उलझ गए हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वह खंडाला घूमने आ रहा है। चोपड़ा ने मुस्कुराकर कहा। पुलिस वालों का घूमना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उर्मिला ने तीखे स्वर में कहा। चोपड़ा पराठे खाने लगा।
उसके चेहरे पर छाया तनाव काफी हद तक कम हो गया था। वह जानता था कि देवराज चौहान के मामले को वानखेड़े आसानी से संभाल लेगा। अभी वानखेड़े को मोना चौधरी के बारे में नहीं बताया था। मोना चौधरी के बारे में सुनकर वानखेड़े ने और भी तेजी दिखानी थी पहुंचने की। घर से फुर्सत पाकर चोपड़ा कार पर निकला और पुनः फार्म पर पहुंच गया। पहले की तरह कार एक तरफ खड़ी करके वहीं पहुंचा जहां पहले पेड़ के तने के पीछे मौजूद था। कुछ देर वहीं खड़े रहने के पश्चात उसे इस बात का एहसास हो गया कि देवराज चौहान और उसके साथी अभी तक सड़क से कुछ हटकर उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर वह उन्हें घंटा भर पहले छोड़ गया था। इस समय दोपहर का 2:30 बज रहा था। 3:30 बजे जगमोहन वापस आया। सड़क पर तो उसने किसी को न देखा। जहां से उसने कार दौड़ाई थी वापसी पर वहीं रोकी। तब तक देवराज चौहान दूर से आती कार को देखकर पहचान कर सड़क पर भी आ गया था। उसके साथ अन्य बाकी भी अपनी छिपी जगह से बाहर आ गए थे। कुछ दूरी पर पेड़ के तने के पीछे छिपे चोपड़ा की पैनी निगाह इन सब पर थी। जगमोहन कार से बाहर निकलता हुआ बोला, कालूराम नाम का कोई भी आदमी न तो जेल से भागा और न ही पुलिस स्टेशन से। इस बात की जानकारी मैंने कई जगह से पाई है। कईयों को पूछने के लिए नोट देने पड़े। सुनते ही देवराज चौहान के होंठ भींचते चले गए। ये बात है तो उस रात कालूराम के वास्ते पुलिस कहां से आई? बांकेलाल राठौर कह उठा। जैसे कालूराम जेल से नहीं भागा। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। जैसे कि कालूराम ने अपना परिचय झूठा दिया था उसी तरह पुलिस भी नकली ही थी। लेकिन कालूराम चाहता क्या था? बिना किसी मतलब के तो वह इस तरह आने से रहा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मेरे ख्याल में किसी गहरी योजना के तहत ही हमारे पास आया था। कैसी योजना? सोहन लाल ने पूछा। इस बात का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। जिस तरह कालूराम ने मोना चौधरी से मेरे खिलाफ झूठ बोला वह यूं ही नहीं बोला। अवश्य उस झूठ के पीछे भी कोई खास वजह रही होगी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि कालूराम फिर हमारे सामने आएगा। अब तो हम वट कर रख देंगे उसे। बांकेलाल राठौर गुर्राया। तुम्हारा मतलब कि वह आसपास ही कहीं है? सुजान सिंह बोला। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन उसकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह फिर नजर आएगा, क्योंकि जो वह करना चाहता था वह झूठ बोलकर उसकी शुरुआत उसने की थी। इससे आगे भी अभी वह कुछ करेगा। लेकिन कालूराम का अमित से या फिर हम लोगों से क्या वास्ता? सोहन लाल बोला। हो सकता है वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा हो। जगमोहन बोला। ऐसा है तो हम कालूराम के साथ साथ उसे भी वट कर रख देंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। उसके चेहरे पर जवान भर की कठोरता नाच रही थी। जाने क्यों उसे महसूस होने लगा था कि जिस मामले में उसने हाथ डाला है वह सिर्फ उतना ही नहीं जितना कि नजर आ रहा है उससे कहीं गहरा है। जाने क्यों उसे यह भी महसूस होने लगा था कि कोई जानबूझकर मोना चौधरी के साथ उसका झगड़ा पड़ाना चाहता है, और वह कोई कालूराम भी हो सकता है या फिर कोई और भी। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि मोना चौधरी के साथ उसका झगड़ा बढ़ जाने से किसको क्या फायदा हो सकता था। वह मरता या मोना चौधरी मरती, कोई भी मरे, लेकिन इससे किसी को क्या मिलेगा? यह सवाल उलझन पैदा कर देने वाला था। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से सबको देखा। जिस तरह मोना चौधरी ने हमारी जगह पर कब्जा जमाया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने हर कीमत पर मोना चौधरी और उसके साथियों को वहां से खदेड़ना है, या फिर मौका मिल सका तो उन्हें खत्म करना है, और यह काम हमने अभी इसी वक्त करना है। हथियार संभाले हम सभी बंगले पर धावा बोलेंगे। सबके चेहरों पर खतरनाक भाव नजर आने लगे। बांकेलाल राठौर के होठों से गुर्राहट निकली। सब नु वट के रख देंगे। काम कैसे करना है? जगमोहन ने जेब में रखी रिवॉल्वर पर हाथ फेर कर भिजे दांतों से पूछा। कोई प्लान है या सब कुछ सीधे सीधे ही कर देना है? अब कोई इंतजार नहीं। देवराज चौहान मौत भरे स्वर में कह उठा। सब कुछ सीधे सीधे ही करना है। कोई प्लान, कोई सोच नहीं। जो हथियार फेंक कर हाथ न खड़े करे उसे मार दो। ये सुनकर मारे को तो मजा ही आ गयो। बांकेलाल राठौर वैशी स्वर में कह उठा। लेकिन हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि भीतर रुस्तम राव भी है, और कम से कम
हमारी गोली उसे नहीं लगनी चाहिए, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। कुछ दूरी पर छिपे चोपड़ा ने जब ये सब बातें सुनी तो सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गया। जो वह नहीं चाहता था वही होने जा रहा था। तभी उन्होंने दूर बंगले पर किसी तरह की हलचल देखी। शायद बंगले पर कुछ हो रहा है, जगमोहन के होठों से निकला। कुछ भी हो, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, मरो या मारो, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा और फुर्ती के साथ पास खड़ी कार में से गन निकाली और रास्ते पर तेजी से भागते हुए चिल्लाया, आओ। उसी पल सब देवराज चौहान के पीछे भाग खड़े हुए थे। सबके हाथों में दबी रिवॉल्वरें नजर आने लगी। गौर करने लायक उस वक्त खास बात तो यह थी कि दौड़ते दौड़ते सुजान सिंह सबसे पीछे हो गया था। उसने जानबूझकर भागने की गति धीमी कर दी थी। चोपड़ा उन सबको मौत के से अंदाज में भागते देखता रहा। चेहरे पर अफसोस के भाव नजर आ रहे थे। वह रिटायर्ड एसीपी था। सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा था, परंतु वह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस को बुला सकता था, परंतु वह जानता था कि देवराज चौहान और मोना चौधरी दोनों के सिर पर खून सवार था। इन लोगों ने तो मरना ही था और चोपड़ा नहीं चाहता था कि इन पागलों की लड़ाई में पुलिस वाले मरे। यह दोपहर की लंच के वक्त की बात थी। जुबेर सिंह ने रुस्तम राव को एक कमरे में बंद करके उसके हाथ पीछे की तरफ बांध रखे थे। यह सावधानी जुबेर सिंह ने इसलिए इस्तेमाल की थी कि मोना चौधरी ने उसे खास तौर पर सतर्क किया था कि वह बहुत खतरनाक है, उसे बच्चा न समझे। जुबेर सिंह ने ज्यादा सिरदर्दी पालने की अपेक्षा उसके हाथ पांव बांध दिए। रुस्तम राव ने खामोशी से हाथ बंधवा लिए थे। चेहरा शांत किंतु कठोर नजर आ रहा था। आंखों में दरिंदगी के भाव नाचते स्पष्ट झलक रहे थे। कुछ देर पहले मोना चौधरी देवराज चौहान के बारे में पूछताछ करके गई थी कि वह कब तक वापस लौटेगा। मोना चौधरी के खतरनाक अंदाज से स्पष्ट लग रहा था कि वह यहाँ से वापस जाने वाली नहीं, कुछ कर गुजरेगी ही, और ऐसे में उसका वहां मौजूद रहना ठीक नहीं था। मोना चौधरी गुस्से में पागल हो रही थी। ऐसे में उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी। पहले ही मोना चौधरी को उसकी वजह से शिकस्त मिली थी और मोना चौधरी इस बात को अभी तक नहीं भूली थी। तभी सूरज सिंह ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में खाने का थाल था। थाल को जुबेर सिंह को थमाता हुआ वह कह उठा, यही है खाने को, कुछ इसे भी दे देना। थाल थमाने के पश्चात उसने रुस्तम राव के बंधे हाथों को देखा तो तीखे स्वर में बोला, बच्चे के हाथ बांध रखे हैं। मोना चौधरी का कहना है कि इसे बच्चा न समझा जाए, हाथ खोल इसके। सूरज सिंह ने उसके हाथ खोले और बाहर निकल गया। जुबेर सिंह ने खाने के थाल में थोड़ा सा खाना निकालकर यूं ही टेबल पर रखा और खुद खाना शुरू करते हुए बोला, शराफत से खा ले। जुबेर सिंह ने अपने पास ही रिवॉल्वर रखी हुई थी। बाप, रुस्तम राव कलाइयां रगड़ता हुआ बोला, तुम खाली पीली अपुन से डरेला है। अपुन तो छोटा सा नन्ना सा बच्चा होइला है, अपुन के थोबड़े पर तो अभी बाल भी नहीं आएला। जुबेर सिंह ने रुस्तम राव को घूरा, चुपचाप खा ले। ठीक है बाप। रुस्तम राव बैठा ही बैठा आगे टेबल के करीब पहुंचा, फिर खाना शुरू करते हुए बोला, तुम लोग काय को भागा दौड़ी करेला है, वो अमित को जाने किधर को खिसकेला है, कोई फायदा नहीं होइला। अपुन तो चुपचाप खाना खा, तेरे हाथ बांधने हैं। ठीक है बाप, अपुन का बाजा तेरे को अच्छा नहीं लगता तो बंद करेला है, ये बहुत कम खाना है बाप, अपुन का पेट नहीं भरेला। जो है खा, बकवास मत कर। जुबेर सिंह गुर्राया। ठीक है, गुर्राइला क्यों है? रुस्तम राव धीरे धीरे खाना खाता रहा और सुलगती नजरों से जुबेर सिंह को देखता रहा। रुस्तम राव को सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था देवराज चौहान का। देवराज चौहान को खबर नहीं थी कि बंगले पर मोना चौधरी ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में जब वह वापस लौटेगा तो बंगले से उठने वाले खतरे के प्रति पूरी तरह असावधान होगा। तब मोना चौधरी अपने साथियों के साथ मिलकर आसानी से अपना सफल वार करके अपनी जीत का झंडा फहरा सकती है। जुबेर सिंह टांगे फैलाकर आराम से बेड पर सो गया था। रुस्तम राव नीचे पड़ा था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। इस स्थिति को 1 घंटा बीत चुका था। उसकी कलाइयों को सख्ती से बांधा गया था और वह पिछले 1 घंटे से बिना रुके बंधनों को चुप्पी के साथ खोलने में व्यस्त था, परंतु सफल नहीं हो पा रहा था। तभी रुस्तम राव की निगाह टेबल पर पड़े बर्तनों पर गई।
वहां मौजूद एक ऐसी कटोरी पर उसकी निगाह टिक गई जिसके किनारे तीखे थे। रुस्तम राव की आंखों में तीव्र चमक उभर आई। वह धीरे धीरे सरक कर टेबल के पास पहुंचा और जरा सा ऊपर होकर निशब्द मुंह आगे किया और किसी प्रकार दांतों के बीच कटोरी को दबाया और वापस नीचे आ बैठा। जुबेर सिंह को देखा जो गहरी नींद में डूबा हुआ था। बैठे बैठे रुस्तम राव ने अपनी दोनों टांगें सीधी की और दांतों में फंसी कटोरी छोड़ दी जो कि खामोशी के साथ फैली टांगों पर गिरी। रुस्तम राव ने धीरे धीरे करके कटोरी टांगों से नीचे गिराई और फिर कटोरी को पीठ पीछे बंधे हाथों से इस तरह पकड़ा कि उसका किनारा कलाई पर बंधी मजबूत डोरी को छूने लगा। दांत भींचे रुस्तम राव धीरे धीरे कटोरी के कोने को कलाई पर बंधी डोरी पर रगड़ने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। 20 मिनट की अथाह चेष्टा के पश्चात डोरी कट गई। रुस्तम राव ने आहिस्ता से कटोरी को नीचे रखा और कलाइयों पर बंधी कटी डोरी को हटाकर बाहें सीधी की और कलाइयां मसलने लगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी हुई थी और नजरें बेड पर सोए जुबेर सिंह पर थी। करीब मिनट भर बाद रुस्तम राव उठा। अब वह बंधनों से आजाद था और मोना चौधरी की कैद से निकलकर हमेशा के लिए आजाद हो जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मोना चौधरी की कैद में रहने का मतलब था सिर पर लटकती कच्चे धागे से बंधी तलवार जो कभी भी टूटकर उसकी जान ले सकती थी। रुस्तम राव दबे पांव बेड के पास पहुंचा और नींद में डूबे जुबेर सिंह को देखने लगा। जुबेर सिंह गहरी नींद में था। कम से कम कमरे से बाहर निकलने में तो कोई खतरा नहीं था। आगे की आगे देखी जाएगी। रुस्तम राव पलटा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी चंद कदम ही आगे उठाए होंगे कि जुबेर सिंह की कड़वी आवाज उसके कानों में पड़ी। बस बस, बहुत हो गया, वापस आ जा। रुस्तम राव ठिठका, गहरी सांस लेकर पलटा और जुबेर सिंह को देखने लगा जो बेड पर अधलेटा सा आंखें खोले कहर भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। रुस्तम राव के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। बाप, तू तो बहुत चालू आदमी है। बेटे, जुबेर सिंह कड़वे स्वर में कह उठा, मेरी एक आंख सो रही थी और एक तेरे पर थी। एक बार तो तूने भागने की कोशिश कर ली, फिर मत करना। समझ गया बाप, अपुन तेरे को पार नहीं करेला। रुस्तम राव सिर खुजलाकर हंसा। जुबेर सिंह खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। यहाँ से भागकर कहाँ जाता? बाहर जाएला बाप। बाहर मोना चौधरी और सारे साथी सतर्कता से मौजूद हैं, तुझे पकड़ लेते। फिक्र नहीं बाप, पकड़ लेते तो फिर इधर को डाल दिया जाता। अब तो कोशिश करेला था बाप, फेल हो गया। रुस्तम राव बेड के पास आ खड़ा हुआ। अगर मैं तेरे को गोली मार देता तो? ऐसा बात मत बोल, अपुन का नीयत खराब होएला। साला कुत्ता, जुबेर सिंह गुर्राया। ज्यादा चालाक। जुबेर सिंह अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। रुस्तम राव ने किसी चीते की तरह छोटी सी छलांग लगाई और बेड पर पड़े जुबेर सिंह के ऊपर जा गिरा। जुबेर सिंह के लिए यह अचानक हुई बात थी, वह संभल ना सका। तब तक रुस्तम राव के दोनों हाथ जुबेर सिंह की गर्दन पर टिक चुके थे। उसका चेहरा सुर्ख हुआ किसी खतरनाक दरिंदे की तरह लग रहा था। 16 साल का मासूम चेहरा तो लग ही नहीं रहा था। जुबेर सिंह के पेट पर बैठा दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाई जा रहा था। जुबेर सिंह संभला। गला दबने की वजह से उसे अपनी सांस रुकती सी महसूस हो रही थी। उसने गर्दन पर से रुस्तम राव के हाथ हटाने की कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हो सका। ये अपुन का पंजा है बाप। 16 साल का वहशी जानवर गुर्राया। तो कितना भी जोर लगाएला, गले से अपुन का हाथ नहीं हटा पाएगा। जोर लगा। जुबेर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। उसने अपने शरीर को जरा सा मोड़ा और एक के बाद एक 3 घूंसे रुस्तम राव के पेट में चढ़ दिए। रुस्तम राव के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। जुबेर सिंह ने पूरी शक्ति के साथ एक घूंसा पुनः लगाया। पीड़ा के कारण रुस्तम राव की पकड़ ढीली पड़ गई। पेट में जैसे आग सी जलती महसूस होने लगी। जुबेर सिंह ने फौरन मौके का फायदा उठाया और रुस्तम राव की दोनों बाहों को पकड़कर जोरों से झटका दिया। रुस्तम राव खुद को संभाल नहीं सका। वेग के साथ बेड से लुढ़कता हुआ वह नीचे जा गिरा। उसका सिर कुर्सी की टांग से टकराया तो होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। कई पलों तक सिर पर हाथ रखे रुस्तम राव वैसे ही पड़ा रहा। फिर वह संभला और आंखें खोलकर सामने देखा। जुबेर सिंह 3 कदमों पर बेड के पास खड़ा एक हाथ से अपना गाल मसलता हुआ
दरिंदगी भरी निगाहों से उसे देख रहा था। रुस्तम राव का चेहरा इस वक्त शांत नजर आ रहा था, परंतु उसकी मासूम आंखें सुलग रही थी। वह जुबेर सिंह को देखकर बरबस ही मुस्कुराया। अपुन तुम्हारी ताकत देखेला था बाप, मान गया तुम्हारे में बहुत दम है। अपुन का भी पटड़ा कर दिया, और जोर से फेंकता तो अपुन का खोपड़ी खल्लास हो जाता। जुबेर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली और आगे बढ़कर उसने रुस्तम राव की कमर में जोरदार ठोकर मारी। रुस्तम राव कराह कर करवट ले गया। मत मार बाप, बच्चे को मारेला तू। मोना चौधरी ठीक कहती थी कि तू बहुत खतरनाक है। जुबेर सिंह के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। तेरे हाथों में कितना दम है मैंने देख लिया। अभी भी मेरा दम घुटता महसूस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। अपुन तो तेरे को चेक कर रहा था, जोर से चेकिंग हो गया होएला बाप। जुबेर सिंह की ठोकर पुनः उसकी कमर में पड़ी। रुस्तम राव का शरीर पीड़ा से कांपकर रह गया। वह 2-3 लुढ़कनियां ले गया। अपुन की जान निकालेगा, बच्चा हूं, माफ करेला। अपुन तेरी तो। जुबेर सिंह ने गुस्से में पागल हुए पुनः ठोकर मारी। रुस्तम राव के जिस्म के हिस्सों ने बिजली की सी गति से काम किया और कमर पर ठोकर लगने से पहले ही उसने दोनों हाथों से जुबेर सिंह की पिंडी थाम ली। जुबेर सिंह लड़खड़ाकर रह गया। उसकी टांग हवा में 1 फुट ऊपर रुस्तम राव ने थाम रखी थी। दोनों ने एक दूसरे की सुर्ख आंखों में देखा। बाप, 16 वर्षीय चेहरे पर खतरनाक भाव मचलने लगे थे। अपुन तेरे को बार बार बोलेला कि मत मार, मत ठोक, लेकिन तेरे को अपुन की बात नहीं सुना। बहुत दम है तेरी टांगों में जो अपुन के ऊपर चलाएला। बिछे दांतों से कहने के साथ ही रुस्तम राव ने दोनों हाथों से थाम रखी पिंडली को पूरी शक्ति से घुमा दिया। जुबेर सिंह उछला और नीचे जा गिरा। नीचे पड़े ही पड़े रुस्तम राव की टांग घूमी और जुबेर सिंह के गाल पर पड़ी। जुबेर सिंह के होठों से पीड़ा भरी तीव्र कराह निकली। एक हाथ गाल पर जा टिका। इसी मुद्रा में उसने जल्दी से उठना चाहा कि रुस्तम राव की दूसरी ठोकर उसके कूल्हों पर पड़ी तो उठता जुबेर सिंह पुनः नीचे जा गिरा। रुस्तम राव ने दांत भींचे लेटे ही लेटे करवटें ली और फौरन जुबेर सिंह के पास पहुंच गया। दरिंदा जानवर लग रहा था रुस्तम राव, और जिस कटोरी के तीखे किनारों से उसने हाथ के बंधन काटे थे वह नीचे ही पड़ी थी। उसके पुनः हाथ में आते ही वह मासूम चेहरा और भी वहशी लगने लगा था। जुबेर सिंह ने पुनः उठना चाहा तो रुस्तम राव ने जोरों से उसकी छाती पर हाथ मारकर उसे लिटाया। तब तक वह कटोरी को नीचे वाले हिस्से से पकड़कर अपनी हथेली में जकड़ चुका था। उसके किनारे बाहर की तरफ थे, जैसे चाकू का फल आगे को होता है। तभी जुबेर सिंह ने अपनी टांग चलाई। रुस्तम राव ने अपनी टांग उठाकर फौरन उसकी टांग को रोका और दांत पीसकर पागलों की तरह गुर्रा उठा। अपुन बोला था तेरे को कि अपुन तेरी ताकत देखेला है। रुस्तम राव का कटोरी वाला हाथ ऊपर को उठता जा रहा था। मन तू तो खाली है बाप, तेरे से फाइट करके तो मजा नहीं आएला बाप। इसके साथ ही उसका कटोरी वाला हाथ वेग के साथ नीचे को आया। जुबेर सिंह संभल न सका। उसने जल्दी से ऊपर से आता रुस्तम राव का कटोरी वाला हाथ ऊपर करके रोकना चाहा, परंतु रुस्तम राव ने उसके उठते हाथ को हाथ मारा और उसके होठों पर अपनी हथेली जमा दी। जुबेर सिंह की आंखें दहशत से फैल गई। रुस्तम राव के हाथ में दबी कटोरी के किनारे जुबेर सिंह की कनपट्टी पर जा लगे। जुबेर सिंह का शरीर जोरों से तड़पा, चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। अगर रुस्तम राव की हथेली उसके मुंह पर नहीं जमी होती तो यकीनन तीव्र चीख निकलनी थी। रुस्तम राव ने कटोरी वाला हाथ पुनः ऊपर उठाया। कटोरी के किनारे खून से सुर्ख हो रहे थे। रुस्तम राव की उंगलियों में भी खून नजर आने लगा था। जुबेर सिंह की कनपट्टी से बहने वाला खून उसके सिर के बालों में और चेहरे पर धार बनकर फैल रहा था। वह अपने होठों पर टिका हाथ हटाने की पूरी चेष्टा कर रहा था। रुस्तम राव ने एक टांग उसके पेट पर रखकर जुबेर सिंह को पूरी तरह जकड़ रखा था। इससे पहले कि बचने के लिए जुबेर सिंह कोई और दाव इस्तेमाल करता, रुस्तम ने पुनः कटोरी का वार वहीं कनपट्टी पर किया। कटोरी के तीखे किनारे पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ कनपट्टी में धंसते चले गए। जुबेर सिंह ऐसे तड़पा जैसे मछली को पानी में से निकालकर सूखी जमीन पर डाल दिया जाता है। रुस्तम राव का पंजा और भी सख्ती के साथ उसके होठों पर जकड़ा रहा।
और टांग पेट से लिपटी रही। टांग द्वारा इस तरह किसी को जकड़ कर रखना बहुत ही खास आर्ट था, जिसमें खास मेहनत भी नहीं लगती थी और सामने वाला बेबस होकर रह जाता था। जुबेर सिंह की आंखें दहशत, खौफ और पीड़ा से फैलती जा रही थी। रुस्तम राव ने तीव्र झटके के साथ कटोरी को वापस खींचा। जुबेर सिंह तड़प उठा। इस बार कटोरी के किनारे कनपट्टी में कुछ ज्यादा ही धंसे थे। जब रुस्तम राव ने कटोरी ऊपर उठाई तो कटोरी के किनारे से खून की कई बूंदें नीचे गिरी। जुबेर सिंह का खून से सना चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और उससे ज्यादा भयानक लग रहा था रुस्तम राव का चेहरा। भिजे दांत, नन्हे मासूम चेहरे से बाहर को झलकती गालों की हड्डियां, आंखों में समाई जहान भर की क्रूरता, वहशत में फैली उसकी चेहरे की लकीरें। बिल्कुल दरिंदा लग रहा था लड़का। कौन कह सकता था कि यह 16 साल का मासूम चेहरा है। अपन को कुत्ता बोलना तू? दरिंदा गुर्रा उठा। जुबेर सिंह उसकी पकड़ से बचने के लिए छटपटाया। अपन को कमीना बोलेला तू? जुबेर सिंह तड़पा। रुस्तम राव के होठों से अजीब सी गुर्राहट निकली। साथ ही जुबेर सिंह के होठों पर हथेली टिकाए खूंखार अंदाज में वह उछला। अगले ही पल उसके हाथों में फंसी खून से सनी कटोरी के तीखे किनारे उसकी कनपट्टी में धंसते चले गए। जुबेर सिंह का पीड़ा से कांपता शरीर जोरों से उछला, परंतु लड़के ने उसके होठों से हथेली नहीं हटाई। दूसरे ही पल रुस्तम राव ने खून से सना अपना दायां हाथ हटाया। कटोरी जुबेर सिंह की कनपट्टी में करीब आधा इंच धंसी हुई थी। वह तड़प रहा था, परंतु लड़का उसे ठीक तरह से तड़पने भी नहीं दे रहा था। उसका खून से सना दायां हाथ ऊपर उठा। जुबेर सिंह अब जैसे बेदम सा होता नजर आ रहा था। खून से सनी उंगलियां मुड़ती हुई मुट्ठी की शक्ल में बदल गई और तूफानी रफ्तार से वह खून सनी मुट्ठी नीचे आई और कटोरी पर जा पड़ी। कटोरी कुछ और भीतर धंस गई। जुबेर सिंह की हालत देखने लायक थी और लड़का, वह तो पागल नजर आ रहा था। उसका हाथ पुनः ऊपर उठा और खून सनी मुट्ठी पुनः कनपट्टी पर धंसी कटोरी पर जा लगी। खच! दूसरे ही पल पूरी की पूरी कटोरी उसकी कनपट्टी में धंसती चली गई। जुबेर सिंह का शरीर जोरों से तड़पा। वह उछला, परंतु पागल हुए लड़के ने उसे पूरी तरह हिलने भी नहीं दिया। दरिंदे की भांति उसकी मौत का जश्न देखता रहा। जुबेर सिंह के होठों पर टिकी हथेली जैसे फिक्स हुई पड़ी थी। धीरे धीरे जुबेर सिंह का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसके खून से सने चेहरे पर नजर आता तनाव कम होने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। फिर जुबेर सिंह के जिस्म को मध्यम सा झटका लगा और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दरिंदा वहशी बना वह लड़का जुबेर सिंह की मृत फटी फटी आंखों को देखे जा रहा था। 16 साल का जालिम लग रहा था। ऐसे पागल लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता हो। चंद पलों बाद रुस्तम राव के रंग ढंग बदले। नजरें अभी भी जुबेर सिंह की विभत्स नजर आ रही लाश पर थी। आंखों में छाई दरिंदगी और तपते चेहरे की तमतमाहट कुछ कम होने लगी। धीरे धीरे वह अपने पर काबू पाने लगा था। कुछ पलों बाद उसने लंबी सांस ली। चेहरा पहले की अपेक्षा शांत नजर आने लगा था, परंतु चेहरे और हाव भाव में भी अभी भी कठोरता की झलक स्पष्ट नजर आ रही थी। अभी तक टांग से उसने जुबेर सिंह का जिस्म दबा रखा था। खुद को संभालने की चेष्टा करते हुए रुस्तम राव उठा। खून से सने हाथ को देखने के पश्चात बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में जाकर खून में डूबे हाथों को धोया। जहां कहीं भी खून के छींटे पड़े थे उन्हें साफ किया। खुद को पहले जैसा करके वापस आ गया। अब वह और भी सामान्य हो गया था। उसका दिमाग बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा था। जुबेर सिंह को तो उसने निपटा दिया था, लेकिन बाहर वालों का क्या होगा? कब तक वह भीतर रहेगा या फिर बाहर वालों में से कभी भी कोई भी आ सकता था। यहाँ रुकना ठहरना ठीक नहीं था। जितना वक्त निकलता जा रहा था उसके लिए खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि मोना चौधरी की सब्र का पैमाना भर चुका था। वह कभी भी उसे देवराज चौहान का साथी होने के नाते खत्म कर सकती थी, या फिर देवराज चौहान कभी भी वापस लौट सकता था। और उसने तो कभी सोचा भी ना होगा कि बंगले पर मोना चौधरी ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में मोना चौधरी देवराज चौहान को आसानी से निशाना बना सकती थी।
रुस्तम राव ने आगे बढ़कर जुबेर सिंह की लाश पर पड़े कपड़ों को टटोला तो वहां से रिवॉल्वर मिली। यह रिवॉल्वर रुस्तम राव को इस वक्त तगड़ा सहारा दे सकती थी। चैम्बर भरा पड़ा था। जुबेर सिंह ने उस पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था कि वह उसे बच्चा समझ रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि आसानी से उस पर काबू पा लेगा। जुबेर सिंह का सोचना गलत नहीं था कि वह बच्चा था, लेकिन उस पर आसानी से काबू पा लेगा, यह बात वह गलत सोच गया था और उसकी मौत की खास वजह यही रही। रुस्तम राव की आंखों में एक बार फिर दरिंदगी के भाव उभरे। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, रास्ता खाली था। रुस्तम राव ने कमरे से बाहर कदम रखा और आगे बढ़ता चला गया। शांत चाल, शांत चेहरा, दरिंदगी से भरी सतर्क आंखें हर तरफ फिर रही थी। 2 रास्तों को पार करने के बाद जब वह हॉल में पहुंचा तो ठिठका। वहां पर मोना चौधरी और सूरज सिंह नजर आए। वे दोनों भी रुस्तम राव को यहाँ पाकर चौंके। तुम? सूरज सिंह के होठों से निकला। यहाँ? रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी, लेकिन मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। रुस्तम राव के चेहरे पर न नजर आने वाले तनाव को उसने पहचान लिया था। आंखों में छाए भावों को तो उसने स्पष्ट पहचाना था। अपनी है बाप? रुस्तम राव मुस्कुराहट भरे लहजे में बोला। वो जुबेर सिंह आराम करेला है, नींद में है। अपन बोर हो रहा था, सोचा बाहर घूमेला है। सूरज सिंह ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी के चेहरे के भावों में सख्ती सी आ गई। जुबेर सिंह इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकता। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अपन झूठ नहीं बोलेला। आगे बढ़कर रुस्तम राव उनके पास बैठता हुआ बोला। फायदा क्या? कुछ भी नहीं होने का। अभी जुबेर सिंह जगह उठकर भाग आएला। सूरज, मोना चौधरी ने पूर्वता लहजे में कहा, जुबेर सिंह को देखो। रुस्तम राव को घूरता सूरज सिंह उठा और वहां से चला गया। रुस्तम राव का चेहरा शांत था। तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है? मोना चौधरी ने उसे घूरा। फिक्र तो होइला ना बाप, अपन की माँ बीमार है, उसका इलाज करवाना है। देवराज चौहान ने वायदा किया है कि वो अपन की माँ को ठीक करा देगा। वो मर गया तो अपन की माँ का इलाज कैसे होगा? मोना चौधरी के दांत भिंच गए। बकवास मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई माँ नहीं। तुम क्यों बंडल मारेला है बाप? अपन की माँ नहीं तो अपन क्या आसमान से गिरेला है? रुस्तम राव ने मुस्कुराकर सिर में खुजली की। अपन का बाप भी होइला, पर किधर को है, नहीं देखा। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े उसे देखती रही। इतनी कम उम्र में भी तुम बड़ों की तरह हरकतें कैसे कर? बाप, वो फकीर बाबा की याद होइला तुम्हारे को? वो भी अपन को बोला था कि हर जन्म में तू बच्चा ही रहा, पर काम बड़ों की तरह करता है। बाप, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो फकीर बाबा कौन होइला? वो सच बोला कि बंडल मारेला है? बातों के दौरान रुस्तम राव का पूरा ध्यान सूरज सिंह की तरफ था। वह जुबेर सिंह की मौत की खबर लेकर कभी भी आ सकता था, मालूम नहीं। फकीर बाबा का जिक्र आते ही मोना चौधरी बेचैन सी हो उठी थी। तुम अपने बारे में सोचो, देवराज चौहान का साथी होने की वजह से तुम बच नहीं सकते। बाप, अपन बच्चा है, तुम बच्चे को मारेला क्या? रुस्तम राव पुनः मुस्कुराया। मोना चौधरी दांत भींचकर उसे देखने लगी। उसी पल सूरज सिंह सुलगता हुआ वहां पहुंचा। हाथ में रिवॉल्वर थी। मोना चौधरी के कुछ पूछने से पहले ही सूरज सिंह दांत किटकिटाकर कह उठा, यह जुबेर सिंह को साफ कराया है। क्या? सुनते ही मोना चौधरी पल भर के लिए हक्की पक्की रह गई। तभी रुस्तम राव ने बैठे ही बैठे मोना चौधरी पर छलांग मारी और इस दौरान जेब से जुबेर सिंह वाली रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आ गई थी। वह सीधा मोना चौधरी के पांव के पास जा गिरा और बैठे ही बैठे रिवॉल्वर की नाल को मोना चौधरी के पेट से लगा दिया। फुर्ती मोना चौधरी ने भी बहुत दिखाई थी। उसकी रिवॉल्वर भी हाथ में आ दबी थी, लेकिन सूरज सिंह के शब्द सुनकर 2 पलों के लिए वह हक्की पक्की रह गई थी। उन्हीं पलों का फायदा रुस्तम राव को मिल गया था। रुस्तम राव की हरकत देखकर सूरज सिंह अचकचाया, फिर उसका चेहरा कठोर होने लगा। रुस्तम राव के दांत भींच चुके थे। चेहरे पर फिर से दरिंदगी नाच उठी थी। कुछ करने का नहीं बाप? रुस्तम राव मोना चौधरी की आंखों में झांक कर बोला। अपन के पास जाती टेम नहीं, गोली मार देगा। मोना चौधरी का चेहरा मौत के भावों से भर उठा।
जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मोना चौधरी ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। बाप, रुस्तम राव पूर्वता लहजे में बोला, अगर अपुन ये सब नहीं करेगा तो तब क्या अंजाम बढ़िया होएला? तुम अपुन की आरती उतारेला क्या? चुपचाप बैठ ही रह बाप, अपुन तेरे को साफ करने को नहीं मांगता। कहने के साथ ही रुस्तम राव ने हाथ बढ़ाकर मोना चौधरी के हाथ में दबी रिवॉल्वर को पकड़ा और पेट में लगी नाल का दबाव बढ़ाया। रिवॉल्वर को छोड़ दे बाप, अभी तेरे को इसकी जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खा जाने वाले अंदाज में देखते रहे। मोना चौधरी को रुस्तम राव की आंखों में छाए पागलपन के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। इस बात को वह महसूस कर चुकी थी कि यह कुछ भी कर देगा। रुस्तम राव ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव पुनः पेट पर बढ़ाया, जो कि मोना चौधरी के लिए स्पष्ट तौर पर चेतावनी थी कि उसकी बात फौरन माने। मोना चौधरी ने उसे खूंखार निगाहों से देखते हुए रिवॉल्वर छोड़ दी। रुस्तम राव ने रिवॉल्वर को दूर उछाला और चंद कदमों के फासले पर खड़े सूरज सिंह को देखा। तू भी कान खोलकर सुन ले बाप, अपुन के पास फालतू का टाइम नहीं है। अपुन पूरी तरह इस वक्त लफड़े के मूड में है। रुस्तम राव के स्वर में चेतावनी थी। फैसला तेरे को करना है। रिवॉल्वर को दूर फेंक दे और तब तक भला मानस बनकर रह जब तक अपुन यहाँ से दफा नहीं हो जाता। सूरज सिंह के दांत खिंच गए। नक्शा मत दिखा, रुस्तम राव क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। सिर्फ अपुन की बात सुन, वही कर। लेकिन सूरज सिंह रिवॉल्वर थामे वैसे ही खड़ा रहा। नहीं मानेला तू? रुस्तम राव का चेहरा धधक उठा। उसने मोना चौधरी को देखा। अपुन लास्ट टाइम बोलेला है, समझा इसे, नहीं तो इसके साथ तू भी गएला। मोना चौधरी के चेहरे पर मौत के ठंडे भाव उभरे पड़े थे। तभी सूरज सिंह ने अपने हाथ में थमी रिवॉल्वर दूर फेंक दी। दो पलों के लिए वहां मौत का सन्नाटा छा गया। बाकी के दो किधर होएला? रुस्तम राव का इशारा महाजन और पारसनाथ की तरफ था। एक बाहर, दूसरा पहली मंजिल की खिड़की पर। मोना चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा, उठ। रुस्तम राव ने खतरनाक स्वर में कहा। मोना चौधरी उठी। रुस्तम राव भी तुरंत खड़ा हो गया। रिवॉल्वर की नाल बराबर मोना चौधरी के पेट से सटी रही। खड़े होते ही रुस्तम राव मोना चौधरी के पीछे हो गया था और रिवॉल्वर पीठ पर आ टिकी थी। कोई शरारत नहीं होइला मोना चौधरी, धीरे धीरे अपुन को बाहर दफा कर, रुस्तम राव ने खतरनाक लहजे में कहते हुए सूरज सिंह को देखा। और तू आगे को निकल, बाहर की साइड। अपुन से 10 कदम आगे को होइला तू, और शराफत से चलने का। सूरज सिंह ने रुस्तम राव को घूरते हुए अपनी कोवे की चोट जैसी नाक को मसला, फिर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। धीरे चल, तेरे पीछे पुलिस नहीं लगा जो भागेला है, रुस्तम राव ने दांत खींचकर कहा। सूरज सिंह ने चाल धीमी कर दी। चल। रुस्तम राव ने मोना चौधरी की पीठ पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। कोई स्टाइल नहीं मारने का। मोना चौधरी चेहरे पर मौत के भाव समेटे आगे बढ़ने लगी। रुस्तम राव बेहद सतर्क था। अपुन तेरे को शूट कर सकेला है, पर अपुन का तेरे से कोई टक्कर नहीं, कोई खुंदस नहीं, दुश्मनी नहीं। मामला अमित का होइला है, पर अपुन तेरा दीवाना नहीं कि तेरे कुछ करने पर तेरे पे रहम करेला। अपुन बीच में रहेला है, समझा क्या? मोना चौधरी के होठ खींचे रहे। दोनों बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते रहे। सूरज सिंह दरवाजे के पास पहुंच चुका था। ठहरेला तू, रुस्तम राव ने तेज स्वर में कहा। सूरज सिंह ने ठिठक कर गर्दन घुमाकर क्रूर निगाहों से रुस्तम राव को देखा। अपुन को आने दे, रुस्तम राव भींचे दांतों से बोला। तू बाहर निकलकर अपने यार को अपुन के बारे में खबरदार करेला तो मामला टेढ़ा हो जाएगा बाप, जमा रहे। सूरज सिंह का खून खौल रहा था, लेकिन इस वक्त कुछ भी करना ठीक नहीं था। वह सारा खेल मोना चौधरी के दम पर खेल रहा था। ऐसे में मोना चौधरी को कुछ हो गया तो हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। सबसे पहला काम तो मोना चौधरी का ठीक रहना था, तभी खेल आगे जारी रह सकता था। उसके हाथ 50 लाख जैसी रकम आ सकती थी। इसलिए सूरज सिंह ने फैसला कर रखा था कि वह कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। रुस्तम राव मोना चौधरी को कवर किए सूरज सिंह के पास पहुंचा। आगे को बढ़, अब तू अपुन की नजरों में रहेला, कोई लफड़ा नहीं करने का। रुस्तम राव ने खतरनाक स्वर में सूरज सिंह को चेतावनी दी। मुट्ठियां भींची सूरज सिंह आगे बढ़ा। रुस्तम राव मोना चौधरी के साथ आगे बढ़ा। वे सब बंगले से बाहर निकले
और खुले में आ गए। नीलू महाजन छाया में खड़ा धूप में चमकते फार्म पर नजरें दौड़ा रहा था। इस अकेलेपन की उसकी साथी विस्की की बोतल कम होती जा रही थी। उसकी निगाह इन लोगों पर पड़ी तो नशे से तमतमाता चेहरा क्रोध से भर गया। दांत भिंच गए। तीनों धूप में आकर ठिठके। महाजन, रुस्तम राव ऊंचे किंतु कहर भरे स्वर में बोला, रिवॉल्वर दूर फेंक। महाजन के चेहरे पर खतरनाक भाव फैलने लगे। मेरी रिवॉल्वर अंदर पड़ी है टेबल पर, महाजन ने कहा। बोगस मारेला है। रुस्तम राव के होठों से गुर्राहट निकली। उसने नाल का दबाव मोना चौधरी की कमर पर बढ़ाया। रिवॉल्वर फेंक, वरना मोना चौधरी खल्लास हो जाएगा। महाजन के दांत भिंच गए। उसने एक निगाह मोना चौधरी पर मारी, फिर पीछे की जेब में फंसा रखी रिवॉल्वर निकालकर दूर फेंक दी। ठीक तभी मोना चौधरी तूफान किसी गति से अपने हाथों की दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर उन्हें घोंसे के रूप में करते ही फुर्ती के साथ एड़ियों के बल घूमती चली गई। आपस में बंधे हाथ वेग के साथ रुस्तम राव की कलाई पर पड़े। ऐसा कुछ होगा, रुस्तम राव को सपने में भी आशा नहीं थी। रिवॉल्वर के सामने मोना चौधरी ऐसी हिम्मत दिखा जाएगी, यह बात उसकी सोचों में भी नहीं थी। कलाई पर वार होते ही रिवॉल्वर सहित उसकी बांह घूम गई। इससे पहले कि रुस्तम राव किसी तरह रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर पाता, मोना चौधरी ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई सिर से ऊपर की और दूसरे हाथ से पेट में घूंसा मारा। रुस्तम राव के होठों से हल्की सी चीख निकली। उसने एक हाथ से पेट थाम लिया। बाप, इतनी जोर से क्यों मारेला है? अपन तो मजाक करेला था। रुस्तम राव पेट में होने वाले दर्द पर काबू पाने की चेष्टा करता हुआ मुस्कुराने की चेष्टा में बोला। मोना चौधरी की आंखों में जैसे अंगारे चमक रहे थे। वैसा ही मजाक जैसा तूने जुबेर सिंह के साथ किया है। मोना चौधरी गुर्राई। नहीं बाप, वो मजाक तो सीरियस होइला था। अपन तो जुबान बंद। मोना चौधरी की आवाज खूंखारता की हद को पार कर गई थी। रुस्तम राव के होठ चिपक गए। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी, परंतु आंखों में दरिंदगी थी। मोना चौधरी उस दरिंदगी को स्पष्ट तौर पर पहचान रही थी और जानती थी कि अगर इसे मौका मिला तो यह फौरन सबको गोली मार देगा। रिवॉल्वर गिरा दे। मोना चौधरी ने दांत किटकिटाकर कहा। अपन तेरे को बेवकूफ बनाएला था। चैम्बर में बुलेट नहीं है। रुस्तम राव मुस्कुराया। 4 कदमों पर सूरज सिंह कहर भरी निगाहों से रुस्तम राव को देख रहा था और महाजन दांत भींचे विस्की का घूंट लेता रुस्तम राव को समझने की चेष्टा कर रहा था। अब मोना चौधरी ऑर्डर दिएला है तो रिवॉल्वर फेंकना ही। जल्दी। मोना चौधरी पुनः गुर्राई। रुस्तम राव ने अपने हाथ की उंगलियां ढीली की तो उनमें फंसा रिवॉल्वर हथेली से सरक कर नीचे मिट्टी में जा गिरा। अब तो तू खुश होइला कि रुस्तम राव के हाथ से रिवॉल्वर गिराएला। रुस्तम राव के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान थी और आंखों में बड़ी दरिंदगी के भाव। मोना चौधरी ने रुस्तम राव की कलाई छोड़ी और छाती पर हाथ रखकर पीछे की तरफ धक्का दिया। रुस्तम राव 3-4 कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया। मोना चौधरी ने फुर्ती के साथ नीचे गिरी रिवॉल्वर उठा ली। पूरा भरेरा है, एकदम फुल है इसका चैम्बर। रुस्तम राव कहर से मुस्कुराया। मोना चौधरी होठ भींचे रुस्तम राव को देखने लगी। इसे शूट करने से पहले इसकी खासी धुनाई करनी चाहिए। महाजन वहीं खड़े बोला। ऐसा मत बोल बाप। रुस्तम राव ने महाजन पर नजर मारी। अपन को ऐसी बात पसंद नहीं। हराम जादे। सूरज सिंह दरिंदगी भरे स्वर में कहता हुआ रुस्तम राव की तरफ बढ़ा और पास पहुंचकर जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर ठोकना चाहा कि रुस्तम राव ने उसकी कलाई थाम ली। रुस्तम राव की उंगलियों की जकड़ से सूरज सिंह को उसकी ताकत का कुछ एहसास हुआ। सूरज सिंह ने कलाई छुड़ाने की चेष्टा की। जल्दी नहीं करने का बाप। तेरे को लगेला है कि मामला खत्म होएला है। अपनी खोपड़ी को साफ करेला। अभी तो मामला शुरू होएला है। रुस्तम राव की आवाज में कठोरता थी। तेरी बाह छोड़ता है, अभी अपन पे हाथ नहीं उठाने का। कहने के साथ ही रुस्तम राव ने सूरज सिंह की कलाई छोड़ दी। मोना चौधरी रिवॉल्वर थामे अजीब सी निगाहों से रुस्तम राव को देख रही थी। रुस्तम राव के व्यवहार ने सूरज सिंह को भी उलझन में डाल दिया था। रुस्तम राव जिस स्थिति में फंसा था उसके हिसाब से तो उसे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन रुस्तम राव के चेहरे पर भय
खौफ की कोई शिकन तक नहीं थी। रुस्तम राव ने नजरें फेरी और मुस्कुराकर मोना चौधरी को देखा। सूरज सिंह ने फौरन सिर घुमाकर भड़काने वाले अंदाज में महाजन से कहा, यह जुबेर सिंह को बहुत ही वहशी ढंग से कत्ल करके आया है। जवाब में महाजन ने सिर हिलाकर कहा, बेबी मामला बराबर करेगी, उधर देख। सूरज सिंह के दांत भिंच गए। निगाहें रुस्तम राव पर जा टिकी। मोना चौधरी और रुस्तम राव की निगाहें मिली। मोना चौधरी के हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख रुस्तम राव की तरफ था और वह बेहद सावधान थी। मोना चौधरी? रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान थी। अपन उस दिन पैदा नहीं हुआ कि कोई अपन को ऑर्डर दे सके या रिवॉल्वर दिखाकर अपन को नचाए और अपन नाचे। अपन अपनी मर्जी से चलता है। सामने वाले का हुक्म बिना अपन की मर्जी के नहीं चलता। रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में हो या अपन के, इससे अपन की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा वही जो अपन चाहेगा। रुस्तम राव की आवाज का एक एक शब्द पक्केपन में लिपटा हुआ था। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े। मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। सूरज सिंह मुट्ठियां भींचकर दांत किटकिटा उठा। रुस्तम राव ने सख्त निगाहों से सूरज सिंह को देखा। भीतर जा, तेरा बाप मरेला है, वो अपन को गाली दिया जैसे तू दिएला है। अपन तेरी खटिया अभी यहीं बिछाएला बाप, एकदम बरोबर कर देगा तेरे को। तेरे भीतर मरे बाप की माफिक। सूरज सिंह ने गुर्राकर मोना चौधरी को देखा। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? शूट कर दो इसे। मोना चौधरी होठ सिकोड़े रुस्तम राव को देखती रही। यह तो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है। महाजन अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। अपन को थापर साहब ने ऊंचा उड़ना ही सिखाया है। थापर साहब बोला है कि ऊंचा उड़ने वाला एक बार गिरेला है, पर नीचा उड़ने वाला बार बार गिरेला है। थापर कौन है? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। अपन का माई बाप सब कुछ है। अपन के चलने वास्ते थापर साहब ने पांव दिए हैं। वो अपन का भाई बाप सब कुछ होएला। वो बोलेगा तो अपन जान भी दे देगा। अब और मत पूछेला कि थापर साहब किधर को रहता है। रुस्तम राव की आवाज सपाट थी। मोना चौधरी सोचने के अंदाज में रुस्तम राव को देखती रही। रुस्तम राव की आंखें मोना चौधरी पर थी। सूरज सिंह का बस चलता तो अब तक उसने रुस्तम राव के टुकड़े कर देने थे। अब तो अपन की बात अपने कान में डाल। रुस्तम राव के चेहरे पर शान मुस्कुराहट उभर आई थी, परंतु आंखों में अजीब सा वहशीपन दिखाई देने लगा था। तुमने अपन को कैद किया, इसी वास्ते अपन ने उसे खल्लास कर डाला जो अपन के सिर पर पहरेदार बना बैठा था। अपन यहाँ से जा रहा है, इधर अपन का कोई काम नहीं। पर तेरे को अपन का जाना पसंद नहीं तो अपन को शूट करेला। अगर तू बहादुर होएला तो अपन की पीठ पर नहीं, अपन की छाती पर सामने आकर वार करेला। सामने आने में दिक्कत आएला तो फिर पीठ पर गोली मारेला। पर इतना याद रखेला कि पीठ पर वार बहादुर लोग नहीं करेला। कहने के बाद रुस्तम राव ने मोना चौधरी की आंखों में झांका। फिर उसके कदम उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ते चले गए जो रास्ता फार्म के बाहर तक ले जाता था। 2 पलों के लिए वहां न समझ आने वाला सन्नाटा सा छा गया। मारो साले को! सूरज सिंह गला फाड़कर चिल्लाया। मोना चौधरी रिवॉल्वर थामे वैसे ही खड़ी रही। महाजन कभी मोना चौधरी को देखता तो कभी जाती रुस्तम राव को। मारो! पागल सा हुआ सूरज सिंह मोना चौधरी के हाथ में दबी रिवॉल्वर पर झपटा। मोना चौधरी सावधान थी। उसने फौरन रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे किया और करीब पहुंच चुके सूरज सिंह के कंधे पर हाथ रखकर जोर से पीछे को धकेला। सूरज सिंह लड़खड़ाकर पीछे हो गया। तुम पागल तो नहीं हो गई? सूरज सिंह का चेहरा क्रूरता से भर उठा। जुबेर सिंह की लाश की हालत देखी है? कोई जालिम ही इस तरह किसी की हत्या कर सकता है। यह राव इस लायक नहीं कि इसे जिंदा छोड़ा जाए या इस पर रहम किया जाए। शूट करो इसे। मोना चौधरी होठ भींचे रुस्तम राव की पीठ पर निगाहें टिकाए सोच के भाव चेहरे पर ओढ़े ऐसी खड़ी थी जैसे भारी उलझन में घिर गई हो। महाजन फौरन पास पहुंचा। क्या बात है बेबी? कहीं तुम इसकी कम उम्र देखकर तो इसे गोली मारने से नहीं हिचकिचा रही? नहीं, मोना चौधरी ने बेहद शांत भाव में इनकार में सिर हिलाया। तो? सूरज सिंह दांत पीसता खड़ा गुस्से में पागल हो रहा था। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर जेब में डाली और सिगरेट सुलगाते हुए बोली, महाजन, इस छोटी सी उम्र में ही यह इतना जालिम है, जियाला है और समझदार है।
तो आगे भविष्य में यह क्या गुल खिलाएगा, तुम समझ ही सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? इस लड़के के रूप में भविष्य के लिए हमें अच्छा साथी मिल सकता है। इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। ऐसे कमाल के लोग जिंदगी में बहुत कम नजर आते हैं। इन्हें थाम लेना चाहिए। महाजन के होठ सिकुड़ गए। लेकिन बेबी, यह तो खुद को किसी थापर का गुलाम कहता। वो बात की बात है। पहले इसे बंगले में ले चलो। अब इसके साथ दूसरे ढंग से बात की जाएगी। मेरे ख्याल में अभी तक हमने इससे ढंग से बात नहीं की। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। दोनों की निगाहें मिली। रोकूं उसे? हाँ। महाजन उसी पल तेजी से भागा। भागते भागते रिवॉल्वर को जेब में डाल दिया। रुस्तम राव शांत अंदाज में चलता अभी सिर्फ 25-30 कदम ही आगे गया था कि महाजन फौरन आगे पहुंचा और रुस्तम राव का रास्ता रोक लिया। रुस्तम राव ठिठका। उसके चेहरे पर तनाव भरा खिंचाव आ गया। अपन को रास्ता बदलकर निकलने का आदत नहीं है बाप। रुस्तम राव की आवाज में पैनापन था। बाजू को हटेला। अभी अपन का मूड अच्छा नहीं होइला। महाजन मुस्कुराया। उस्ताद जी नमस्कार। महाजन दोनों हाथ जोड़कर बेहद शराफत और मीठे स्वर में कह उठा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ। इस तरह नाराज होकर आप गए तो हमें बहुत दुख होगा। आइए बंगले में चलते हैं। गलती से हम आपकी सेवा नहीं कर सके। आपको मैं अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा। और तू बहुत जास्ती का बोल रहेला है। रुस्तम राव की आवाज सख्त हो गई। बाजू को हट। अबे यार, खामखा क्यों नाराज हो रहा है? मैं तो इस वक्त कोई अपन का रास्ता रोकेगा तो अपन, मैं रास्ता नहीं रोक रहा, बल्कि तभी रुस्तम राव की जिस्म में तेजी से हरकत हुई और उसकी ठोकर महाजन की छाती में पड़ी। महाजन को इस तरह की वार की आशा नहीं थी। एक बार में ही उसके पांव उखड़े और वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। फिर तुरंत ही खड़ा हो गया। महाजन ने गहरी निगाह से रुस्तम राव को देखा, फिर मुस्कुराया। पैंट में फंसा रखी बोतल निकालकर घूंट भरा और बोतल को वापस फंसाता हुआ बोला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं तेरे पास झगड़ने के मूड से नहीं आया, तेरे को मनाने के लिए आया हूँ। चल बंगले में आराम से बैठकर गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। अपन के रास्ते से हट जा बाप, अपन के पास जास्ती वक्त नहीं है। रुस्तम राव के होठों से कड़वा स्वर निकला। अपन को रिवॉल्वर की गोली के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अपन को रोकना है तो रिवॉल्वर निकाल और छाती में गोली उतार। महाजन के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। मैं तेरे को बंगले में लेकर ही जाऊंगा। महाजन शब्दों को चबाकर बोला। भूल में है तू बाप, अपन की लाश ही तू, जिंदा ले जाऊंगा तेरे को। कहने के साथ ही महाजन ने रुस्तम राव पर छलांग लगाई और दोनों बाहों से उसे गिरफ्त में ले लिया। अब तो तेरे को कंधे पर लाद कर ले जाऊंगा प्यारे। अपन को ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ बाप। गुर्रा कर कहते हुए रुस्तम राव ने ऐसा खतरनाक दाव मारा कि महाजन चीख कर कई फीट दूर जा गिरा। रुस्तम राव खूनी निगाहों से उसे देखता रहा। महाजन ने शरीर में उठ रही पीड़ा पर काबू पाकर खुद को संभाला। अपन तेरे को लास्ट वार्निंग देता है, अपन को रोकना नहीं। कहने के साथ रुस्तम राव दांत भींचे आगे बढ़ा। जो ही वह कुछ आगे बढ़ा, महाजन ने लेटे ही लेटे झपट कर उसकी टांग पकड़ी और जोरों से झटका दिया। झटका इतना जबरदस्त था कि रुस्तम राव के पांव उखड़ गए। वह नीचे जा गिरा। महाजन ने दूसरा हाथ भी उसकी पिंडली पर जमा दिया। रुस्तम राव के होठों से गुर्राहट निकली। उसने दूसरी आजाद टांग की ठोकर महाजन के चेहरे पर दे मारी। महाजन ने फौरन अपना चेहरा पीछे किया, परंतु ठोकर उसके गले में लगी। महाजन तड़प कर रह गया, परंतु रुस्तम राव की पिंडली नहीं छोड़ी। रुस्तम राव के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी हुई थी। 2 मिनट में ही वह समझ गई कि इन दोनों की लड़ाई लंबी भी हो सकती है, जबकि वह मामले को लंबा नहीं करना चाहती थी। देवराज चौहान और उसके साथी कभी भी आ सकते थे। ऐसे में दोनों तरफ के लोगों को संभालना कठिन हो जाता। तुम भी जाओ, मोना चौधरी सूरज सिंह से बोली। सूरज सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। वह आगे बढ़ा। उसे मारना नहीं है, मोना चौधरी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। उस पर सिर्फ काबू पाना है। सूरज सिंह जमीन को रौंदने के अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। तब तक रुस्तम राव महाजन के चेहरे पर दूसरी ठोकर मार चुका था,
परंतु महाजन रुस्तम राव के दूसरे वार को सतर्क होने की वजह से बचा गया था। पिंडली दोनों हाथों से कसकर पकड़े रखी। नीचे गिरे रुस्तम राव ने तेजी से 2-3 करवटें ली ताकि महाजन के हाथों से पिंडली निकल सके, परंतु महाजन ने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। वह भी फौरन करवट लेकर घूमता चला गया। महाजन के चेहरे पर भी दरिंदगी नाचने लगी थी। तब तक चेहरे पर मौत के भाव समेटे सूरज सिंह पास पहुंच गया था। दांत पीसते हुए उसने अपना जूता नीचे पड़े रुस्तम राव की छाती पर रखा तो रुस्तम राव का हरकत करता शरीर ठिठक गया। उसने सुलगती आंखों से सूरज सिंह को देखा। सूरज सिंह ने अपनी कोवे की चोंच जैसी नाक को मसलते हुए क्रूर स्वर में कहा, बहुत हो गया, अब कुछ करने की कोशिश की तो तेरे को उधेड़ कर रख दूंगा। महाजन ने अभी तक पिंडली छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। नहीं बाप, रुस्तम राव की आंखों में वहशी भाव नाच उठे। चेहरे पर मौत का तूफान उठ खड़ा हुआ। अपन को इस तरह कोई नहीं रोकेला। अपन रुकेला तो अपन की मर्जी से रुकेला। तुम लोगों ने लफड़ा बढ़ा दिया। अपन तो पहले ही बोलेला था कि सामने से अपन को गोली मार देना, पर तुम लोगों ने अपन की बात नहीं मानी। अपन के साथ ताकत लड़ाएला है। जुबेर सिंह की लाश को नहीं देखेला तू? देखी है उसकी लाश, लेकिन मैं जुबेर सिंह नहीं। सूरज सिंह के होठों से जानलेवा गुर्राहट निकली। बेवकूफ, महाजन दांत भींचकर कह उठा, बातें मत कर, उस पर काबू पा। वह तेरे को बातों में लगाकर अपना अगला दाव तैयार कर रहा है। तभी रुस्तम राव ने अपनी छाती पर पड़ा सूरज सिंह का पांव पकड़ा और दोनों हाथों से जोर लगाकर उसकी टांग को पकड़कर घुमाते हुए तीव्र झटका दिया। सूरज सिंह खुद को संभाल न सका और लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। ठीक इसी पल होड़ भींचे मोना चौधरी उसकी तरफ बढ़ने लगी। महाजन ने रुस्तम राव की पिंडली नहीं छोड़ी थी। महाजन की इस तरह पिंडली पकड़ने की वजह से रुस्तम राव आधे तौर पर बेबस हुआ पड़ा था। तभी दांत किटकिटाते हुए सूरज सिंह उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा गुस्से से तप रहा था। पागलपन के भाव पुनः चेहरे पर नजर आने लगे थे और अब मोना चौधरी भी होठ भींचे नीचे पड़े रुस्तम राव के सिर पर जा पहुंची थी। देवराज चौहान और उसके साथी जब दौड़ते हुए बंगले की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर होने वाली हलचल को उन्होंने दूर से देखा था। इस आने वाली मौत के तूफान से बिल्कुल अनजान थी मोना चौधरी। और ठीक इसी वक्त मुंबई में भागीरथ मल्होत्रा अपनी लंबी चौड़ी विदेशी कार को अकेले ही ड्राइव कर रहा था, जो कि अपने आप में हैरानी की बात थी। शायद ही किसी ने भागीरथ मल्होत्रा को कार ड्राइव करते देखा हो। भागीरथ जैसे अरबों खरबों-पति इंसान को कार ड्राइव करना शोभा भी नहीं देता था। वैसे भी बरसों से छूटी ड्राइव करने की आदत कब की हट चुकी थी। कार धीरे धीरे मुंबई की सीमा पर पहुंचती जा रही थी। यहाँ आबादी समाप्त होती जा रही थी। आधे घंटे बाद कार मुंबई से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गई। हाईवे पर आता जाता ट्रैफिक तेजी से अपनी मंजिल की तरफ भागा जा रहा था। हर कोई जल्दी में नजर आ रहा था। कुछ आगे जाकर भागीरथ ने कार को एक हाईवे के साथ जुड़ रहे कच्चे रास्ते पर मोड़ा और कुछ देर बाद घने पेड़ की छाया में कार को रोका, इंजन बंद किया। फिर कार में लगी घड़ी में वक्त देखकर कलाई में बंधी घड़ी से वक्त मिलाया, फिर आसपास देखा। उसके बाद भागीरथ मल्होत्रा बाहर निकला और पेड़ की छाया में कार के साथ टेक लगाकर खड़े होते हुए सिगरेट सुलगाई और कष्ट देने लगा। इस दौरान भागीरथ की निगाह हाईवे की तरफ ही रही। वहां से गुजरते वाहन स्पष्ट नजर आ रहे थे। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद एक अन्य विदेशी कार हाईवे से उस कच्ची सड़क पर उतरकर इस तरफ आती दिखाई दी। भागीरथ के पसीने से भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी निगाहें एकटक कार पर ही टिकी रही। देखते ही देखते कार ठीक उसकी कार के पीछे आकर रुकी और दरवाजा खोलकर रूपक लाल चंदोलिया कार से बाहर निकला। वह भी खुद ही कार चलाकर यहाँ तक पहुँचा था। भागीरथ से नजरें मिलते ही रूपक लाल भी जोरों से मुस्कुराया। दोनों एक साथ ही आगे बढ़े और गले मिलते हुए एक दूसरे को भींच लिए। कई पल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद दोनों अलग हुए। कैसे हो भागीरथ? रूपक लाल उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। कैसे हो भागीरथ? रूपक लाल उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। तेरे को कैसा नजर आता हूँ? कहीं से कमजोर हुआ हूँ क्या? भागीरथ ने हंसकर कहा।
लगता तो नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। दोनों खुलकर हंसे। हमारी मुलाकात इन दिनों नहीं हो रही। जिंदगी का खास मजा नहीं आ रहा। भागीरथ बोला। यह बात तो मेरे साथ भी है। रूपक लाल चंदोलिया ने मुस्कुराकर कहा। सिगरेट दे। भागीरथ मल्होत्रा ने सिगरेट का पैकेट निकालकर रूपक लाल चंदोलिया को दिया तो उसने सिगरेट सुलगाकर हाथ बढ़ाकर पैकेट भागीरथ की जेब में वापस डाल दिया। रूपक लाल, भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान थी। तेरे दिए 1 महीने में से 18 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। तेरी मोना चौधरी अभी तक मेरे बेटे अमित को देवराज चौहान की सुरक्षा घेरे से निकालकर तुझ तक नहीं पहुंचा पाई। रूपक लाल चंदोलिया हौले से हंसा। भागीरथ, अभी 12 दिन पड़े हैं, जो कि बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हारा देवराज चौहान भी कम नहीं है। वह मोना चौधरी को मौका नहीं दे रहा कि तो मोना चौधरी कहाँ कम है? वह भी देवराज चौहान को नचाए फिर रही है। भागीरथ बोला। वहां की एक एक खबर मेरे पास है कि कब क्या हो रहा है। इस बात की तरफ तो मेरा भी ध्यान है, लेकिन एक चालाकी तू कर गया भागीरथ। यह चालाकी हमारी शर्त में शामिल नहीं थी। रूपक लाल चंदोलिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा। भागीरथ ने उसकी आंखों में देखा। कैसी चालाकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने अमित को देवराज चौहान की कैद से निकालकर कहीं छिपा दिया है। अगर अमित देवराज चौहान के पास नहीं होगा तो मोना चौधरी अमित को कहां से पकड़कर मेरे पास लाएगी? भागीरथ मल्होत्रा मुस्कुराया। तेरी खामखा शक करने की आदत गई नहीं। क्या मतलब? रूपक लाल चंदोलिया के माथे पर बल उभरे। अमित कहाँ है, इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। अपने बेटे को देवराज चौहान के हवाले करने के बाद मैंने उससे सिर्फ फोन पर बात की थी, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। भागीरथ का स्वर शांत था। यह बात मैं जान चुका हूँ कि अमित जाने कैसे देवराज चौहान के हाथों से निकल गया है। अगर वह खुद कहीं गया है तो ठीक होगा, सुरक्षित होगा। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कोई उसे उठाकर न ले गया हो, कि वह किन्हीं गलत हाथों में न पड़ गया हो। ऐसा हो जाने से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हमारी शर्त में, हमारे खेल खेल में कहीं उसकी जान को कोई नुकसान न पहुंच जाए। कई पलों तक रूपक लाल भागीरथ को देखता रहा। सच कह रहे हो? क्या तुम इस बात की आशा रखते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? भागीरथ ने गंभीर स्वर में कहा। रूपक लाल चंदोलिया ने हौले से सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी यह कह देना जरूरी समझता हूं कि अगर अमित के गायब होने में तुम्हारा हाथ साबित हुआ तो हम दोनों में लगी शर्त का विजेता मैं बन जाऊंगा, तुम हारे माने जाओगे। रूपक लाल चंदोलिया का स्वर धीमा था। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। भागीरथ के चेहरे पर गंभीरता उभरी पड़ी थी। अगर अमित को कोई ले गया है तो कौन ले जा सकता है? रूपक लाल बोला। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल में इस मामले में अमित को पाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। कोई भी अमित को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देना चाहता है और तुमसे अमित का सौदा करके 1.5-2 करोड़ ले लेगा, जैसा कि तुमने ऐलान कर रखा है। तुम्हारा यह ऐलान ही अमित के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रूपक लाल चंदोलिया के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम ठीक कहते हो। रूपक लाल चंदोलिया ने सहमति में सिर हिला दिया। शर्त के इस खेल में इस रुख के बारे में हमने पहले नहीं सोचा था। सोचा होता तो शर्त की हार जीत का कोई दूसरा रास्ता ही अपनाते। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर चिंता के भाव झलकने लगे थे। यह भी तो हो सकता है कि अमित खुद ही कहीं चला गया हो, रूपक लाल ने कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा भी हो सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए व्याकुल स्वर में कहा। लेकिन ऐसा होने पर अमित कहीं से भी फोन करके मुझे खबर तो करता कि वह ठीक है, या फिर खंडाला से मुंबई ही आ जाता। हम दोनों में किस बात की शर्त लगी है वह नहीं जानता, लेकिन वह इतना तो जानता ही है कि यह सब कुछ हम में लगी शर्त के कारण हो रहा है। ऐसे में उसे फौरन खबर करनी चाहिए थी कि तुम ठीक कहते हो। अमित अच्छी तरह जानता है कि हम में कोई दुश्मनी नहीं, महज हम में लगी शर्त के कारण लोगों को दिखाने के लिए कुछ वक्त के लिए हमने दुश्मनी की चादर ओढ़ी है। परंतु अब तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता है अमित के बारे में? अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे करने से अमित को किसी तरह का नुकसान हो जाए। तुमने 1 महीने का वक्त दिया था
कि अमित को अपने कब्जे में कर लोगे। उस महीने के बचे 12 दिन भी बीत लेने दो। मैं नहीं चाहता कि किसी को यह पता चले कि हम में कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ दुश्मनी का ड्रामा कर रहे हैं। इस बात के खुलने से गड़बड़ भी हो सकती है। अपनी शर्त में हमने देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसी हस्तियों को शामिल किया है। अगर उन्हें यह पता चले कि हम उन्हें खिलौना बनाकर खेल रहे हैं तो उन लोगों को इस बात पर ऐतराज भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना रूपक लाल? रूपक लाल चंदोलिया ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बेटा गौरव कैसा है? भागीरथ मल्होत्रा ने पूछा। ठीक है, अभी तक विदेश में ही है। जब तक हमारी शर्त वाला मामला समाप्त नहीं हो जाता, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक गौरव को वापस बुलाना ठीक नहीं, क्योंकि हमने यही बात जग जाहिर की है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली। तभी हम में दुश्मनी की नींव पड़ी और उसी नींव को मुद्दा बनाकर हमारी शर्त की शुरुआत हुई और अब अमित के कारण सब भागे दौड़े फिर रहे हैं। ठीक कहते हो। अभी गौरव को हिंदुस्तान न ही बुलाया जाए तो ठीक रहेगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। हो सकता है आजकल में अमित का फोन तुम्हें आ ही जाए कि मैं ठीक हूँ, रूपक लाल बोला। हो सकता है। मेरे ख्याल में कम से कम आने वाले 12 दिनों तक हम न ही मिलें तो अच्छा है। तब महीना पूरा हो जाएगा, यह मामला भी खत्म हो जाएगा और किसी को इस बात का शक भी नहीं होगा कि हम लोगों की दुश्मनी नकली है। बाद में दिखावे के तौर पर हम दोनों आपस में ठीक कर लेंगे। भागीरथ ने कुछ नहीं कहा और कष्ट लेकर सिगरेट एक तरफ उछालती। क्या सोच रहे हो? रूपक लाल ने पूछा। हमने अपने खेल की शुरुआत गलत तरीके से की है। भागीरथ मल्होत्रा ने रूपक लाल चंदोलिया को देखा। अपनी शर्त के सिलसिले में, अपनी हार जीत के मामले में अमित को इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। इसके लिए हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए था। अमित मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। 12 दिन ही तो बाकी बचे हैं। अमित देवराज चौहान जैसे इंसान की सुरक्षा में है। अगर मोना चौधरी ने उसे हासिल कर लिया तो वह उसे सीधा मेरे पास लाएगी। अगर अमित को कोई और ले गया हो तो आने वाले 12 दिनों में वह अमित को मेरे पास लाएगा ताकि उसके बदले मेरे से दौलत ले सके। और हम यह मानकर चले कि अमित खुद ही उन लोगों में से निकलकर कहीं चला गया है तो महीना पूरा होते ही वह सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। देखते हैं, मेरे ख्याल में सब ठीक ही होगा। जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, रूपक लाल ने कहा। हाँ, कर दूंगा। मैं चलता हूँ, हमारा ज्यादा देर एक साथ रहना ठीक नहीं, रूपक लाल ने मुस्कुराकर कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और बैक करके उसे हाईवे की तरफ दौड़ा दिया। भागीरथ कई पलों तक उसे जाते देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी कार में जा बैठा। खंडाला, भिखारी किंग, भीखू राम, 45 बरस का स्वस्थ आदमी, परंतु दाईं बांह कोहनी से कटी हुई, हर समय क्रोध में भरा रहने वाला चेहरा, बिना पिए ही सदा सुर्खी भरी रहती थी आंखें, बदन पर धोती कुर्ता पहनता था, सुबह और शाम पूजा करता, माथे पर चंदन का तिलक लगाता। कभी भीखू राम का असली नाम राम गोपाल शर्मा हुआ करता था। तब वह 20 साल का था, खाते पीते घर का था, अच्छी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। नई नई शादी हुई थी। ब्याह के बाद जब डोली ला रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कई लोगों के साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। वह तो नहीं मरा, परंतु उसकी दाईं बांह कोहनी से कट गई। परंतु उसकी नई नवेली दुल्हन को कुछ न हुआ। राम गोपाल अभी अपने परिवार के मौत के सदमे से उभरा भी नहीं था कि दायां हाथ कट जाने की वजह से उसे अकाउंटेंट की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसकी नवेली को कटी बांह वाला पति पहले से ही खटक रहा था। नौकरी जाते ही वह राम गोपाल को छोड़कर मायके जा बैठी। राम गोपाल शर्मा का सब कुछ खत्म हो गया। पत्नी के साथ दूर कहीं जो आशा की किरण नजर आ रही थी वह भी बुझ गई। खुद को वह पागल सा हुआ महसूस करने लगा। अपना और माँ बाप का बचा कुचा पैसा समाप्त हो गया। मकान तो वह पहले से ही किराए का था। उसे फुटपाथ पर आ जाना पड़ा। न रहने को जगह, न खाने को रोटी। कटी बांह होने की वजह से वह कोई मेहनत वाला भी काम नहीं कर पाता था।
हुई बर्बादी की वजह से उसका मन बुझ चुका था। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। नौबत यह आ गई कि कोई खाना देता तो खा लेता, नहीं तो नहीं। शेव पड़ चुकी थी, बाल बिखरे से रहते थे, बदन पर पड़े कपड़े भी मैले कुचैले और कहीं से फटने लगे थे। जहां जगह मिलती वहीं लेट जाता। ऐसे में एक दिन किसी ने उसके सामने अठन्नी का सिक्का फेंक दिया। राम गोपाल उस दिन उस अठन्नी के सिक्के को जाने कब तक घूरता रहा। फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और हथेली में भींच लिया। पैसा क्या होता है, पैसे की कीमत क्या होती है, वह जान चुका था। दुनिया की ताकत, इंसान की असली ताकत पैसा ही है। पैसा नहीं तो बड़े से बड़ा पहलवान भी परास्त हो जाता है। और इस अठन्नी ने उसे समझा दिया था कि सिर्फ हाथ फैलाकर भी पैसा आ सकता है। राम गोपाल अपनी इन्हीं सोचों पर चला। हिम्मत इकट्ठी करके लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू किया। दिन के 150 रुपए वह इसी तरह कमाने लगा। यह काम उसे बढ़िया लगा। इन हालात में वह कर भी क्या सकता था। फिर उसने एक गंदे नाले के किनारे झोपड़ी डालकर अपनी रातें काटने का इंतजाम किया। पढ़ा लिखा तो वह था ही, दिमाग की उसमें कमी नहीं थी। धीरे धीरे काम बढ़ाने लगा। चंद आवारा घूमते बच्चों को अपने साथ रखा और उन्हें भी इस काम पर लगा दिया। जो वह कमाते खुद लेता और उन्हें सिर्फ खाने को देता। इसी काम में आज उसे बरसों हो गए थे। वह 45 का हो चुका था। जहां उसने कभी एक झोपड़ी डाली थी, वहां आज उसकी 20 झोपड़ियां थी। करीब 100 बच्चे और बूढ़े उसके लिए पूरे खंडाला में भीख मांगते और पैसा उसकी झोली में डालते। पुलिस को उसने संभाल रखा था। भीख मांगने के मामले में वह अन्य किसी के पांव खंडाला में नहीं जमने देता था। जो आया उसके पांव उसने उखाड़ दिए। इसी सिलसिले में एक बार उसके हाथों खून भी हो गया था। लाश को उसने चुपचाप ऐसा गायब किया कि आज तक बरामद नहीं हो सकी। राम गोपाल से कब वह भीखूराम बना, उसे तो अब यह भी याद नहीं था। खंडाला में भीखूराम का दबदबा था, खासा पैसा था, परंतु रहता वैसे ही था जैसे पहले से रहता आया था, बिल्कुल सादे ढंग से। उस वक्त दोपहर का वक्त था। भीखूराम अभी अभी खाना खाकर हटा था। खाना बनाने वाले 2 भिखारी ही थे जो सिर्फ दूसरे भिखारियों का खाना बनाते थे, परंतु भीखूराम का खाना खास और स्पेशल बनता था, जो कि 5 स्टार होटलों से कम नहीं होता था। तभी एक भिखारी अन्य भिखारी को लेकर भीखूराम के झोपड़ी में आया। उनको देखते ही भीखूराम की आंखें सिकुड़ी। हराम के जने, धंधा छोड़कर कहाँ घूम रहा है तू? भीखूराम कुर्राया। उस्ताद? भाड़ में गया उस्ताद, भीखूराम कठोर स्वर में कह उठा। दफा हो जा अपने ठिकाने पर। 200 से कम लाया तो न शाम को खाना मिलेगा और कल भी बिना खाने के रखूंगा और सबके बर्तन भी साफ करेगा। इससे भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई तो फिर तू समझता ही है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। उस्ताद, मेरी बात तो सुनो। भीखूराम ने गहरी निगाहों से उसके साथ आए भिखारी को देखा, फिर पहले वाले को। बक, यह नया पंछी है। मुंबई से ट्रेन में भीख मांगता मांगता खंडाला आ पहुंचा है। भीखूराम की नजर फिर उस पर गई। क्यों बे, कब से भीख मांग रहा है? भीखूराम ने दादाई स्वर में पूछा। बचपन से ही। तेरे आगे पीछे कौन है? कोई नहीं, मैंने पूछ, पहले वाले ने कहना चाहा। साले चुप कर, मैंने तेरे से पूछा, जुबान कम चलाया कर। वह फौरन चुप कर गया। कौन है तेरे आगे पीछे? कोई नहीं, उसने जवाब दिया। फुटपाथ ही मेरा सब कुछ है। भीखूराम ने उसे फिर सिर से पांव तक घूरा। कितना कमाता है दिन में? 50-70 हो ही जाते हैं। दफा हो जा, 50-70 का धंधा मुंबई में जाकर कर। भीखूराम तीखे स्वर में कह उठा। खंडाला टूरिस्ट आते हैं, मोटा माल मिलता है। मेरा जो भी आदमी 150 से कम लाता है तो साले के जिस्म में मार मार कर भूस भर देता हूँ। भाग यहाँ से। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे लाने वाला कह उठा। अभी बच्चा है उस्ताद, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। मैं इसे धंधे के सारे गुर सिखा दूंगा। कम से कम इसे पांव जमाने का तो मौका दो। तुम्हारी छत्र छाए में रहेगा तो जिंदगी बन जाएगी बेचारे की। भीखूराम अपनी कटी पांव हिलाते हुए सीधा होकर बोला। समझा देगा इसे सब कुछ? भीखूराम की आवाज सख्त थी। हाँ उस्ताद, मैं सब देख लूंगा। यहाँ के सारे कायदे कानून समझा देना इसे। पक्का उस्ताद? वादा।
बहुत हिमायती बन रहा है तो इसका। भीखू राम गुर्राया। वह चुप रहा। भीखू राम ने पुनः नए वाले को देखा। कान खोलकर सुन ले, भीखू राम गुर्राया। जो भी कमाई हो सीधे सीधे मेरे हवाले करनी है। अगर 1 पैसे की भी हेरा फेरी की तो टांग काट दूंगा। पहले भी 3 की टांग काट चुका हूँ। इससे कमाई और भी बढ़िया हो जाती है और अकल भी ठिकाने आ जाती है। मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, हेरा फेरी नहीं करता, उसने शांत स्वर में कहा। जा जा, दफा हो जा। तुम लोगों को सच्चा मैं बनाता हूँ, वरना तुम सब तो मुझे भी बेचकर खा जाओ। तुम जैसे जानवरों को मैं इंसान बनाकर रखता हूँ। ले जा इसे। भीखू राम ने पुराने वाले भिखारी से कहा। इसके तो मेकअप की भी जरूरत नहीं, जन्मजात ही भिखारी लगता है। दोनों बाहर निकल गए। भीखू राम आराम करने वाले अंदाज में बेड पर लेट गया। वह नया भिखारी और कोई नहीं, अमित ही था, जिसकी तलाश में खंडाला में हलचल मची हुई थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसी शख्सियत एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा थी। रुस्तम राव ने अमित का मेकअप गंदे बुरे मजदूर का किया था और वह मेकअप बिना नहाए नहीं उतरता था। इसी वजह से मजदूर के मेकअप में अमित अब बेहद गंदा, मैल की परतों में डूबा ऐसे रूप वाला बन चुका था कि इस बुरी हालत में कोई उसके पास बैठना तो दूर, बात करने को शायद राजी ना हो। ऐसे में कौन सोच सकता था कि वह भागीरथ मल्होत्रा जैसे अरबपति की औलाद है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।